जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 10 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा ये हमारे ज्ञान सर हैं और ज्ञान सर के पेड बैचेस गाइज आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है सब्जेक्ट वाइज। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर लो। इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी के भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और डिटेल में बिल्कुल तैयारी करवाई जाती है। हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है और आपके लिए मेंटर्स भी वहां पर जो है अवेलेबल है आपके डाउट्स वगैरह को जो है वो क्लियर करने के लिए। तो फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अपने साथ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि हर एक टॉपिक में काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जिसको आपको नोट डाउन जो है वो करना रहता है। राइट, रेगुलर स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है वो जानती हैं। जो नए जुड़े हैं, फटाक से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी को स्मूथ बनाओ। और इसके अलावा मैं आप लोग के पहले कुछ कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं। अ, आयुष गुप्ता के आंसर्स आए, बहुत बढ़िया, डिटेल में आंसर्स लिखते हैं आयुष गुप्ता, बहुत फैंटास्टिक, अच्छा लगता है आंसर्स देखकर। सोनम वेरी गुड, प्रीति मिश्रा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा ने एक आंसर, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा था, डॉक्टर का एग्जाम दे के बताए, एग्जाम्पल दे के बताए कि वो ठीक है, बट सर ये सब सारे टैक्सेस में एक मिडिल क्लास फैमिली को कितना फेस करना पड़ता है? सर वो 12 घंटे का जॉब करते हैं, उनका तो आधा सैलरी इसी में चला जा रहा है। अगर वो इंश्योरेंस कराए कराए हैं तो गवर्नमेंट 18% जीएसटी उस पर भी लेती है, पेट्रोल पर भी लेती है, टोल टैक्स पे भी। यार देखो, ये सब तो सर्विस है ना यार। मतलब इफ यू आर यूजिंग सर्विस तो यू हैव टू पे, नॉर्मल सी चीज है प्रीति। इस पे मतलब टैक्सेशन पे अगर आप सोच रहे हो, अगर सरकार जो है वो टैक्स वसूलेगी नहीं तो फिर सरकार के रोड कैसे बनाएगी? सरकार की तो इनकम है ना। आप सोच रहे हो कि आपने गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर दी और गवर्नमेंट सब कुछ करती रहे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? आप तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, गवर्नमेंट की इनकम क्या है? राइट, जो हम टैक्स पे करते हैं दैट इज वन ऑफ द इनकम जो गवर्नमेंट जो है वो अपने पास रखती है। और उस इनकम का ऐसा थोड़ा ना कि गवर्नमेंट जो है वो एंजॉय कर रही है। हाँ, करप्शन होता है माना, बट जो हम लोग को अच्छी रोड्स मिलती हैं, भाई आप फॉर एग्जांपल आप जब टोल टैक्स पे करके जिस रोड पे आप चलते हो तो कितनी स्मूथ रोड रहती है, आपकी गाड़ी जो है वो कितनी एफिशिएंटली जो है वो चलती है। वहीं जिन रोड्स पर जो है वो टोल टैक्सेस नहीं अवेलेबल होते, जो भी आपको बताता है जैसे कि स्टेट हाईवेज वगैरह होते हैं, है ना, उस पर कई जगह पर टोल्स आपको मिलते नहीं है। वहां पे आप गाड़ी चला के देखिए, आपको खुद जो है वो अंदाजा पता लग जाएगा कि आप वहां पर कितने रोड जो है वो खराब रहती हैं। अगर गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है दैट मीन्स वो उस फैसिलिटी का चार्ज कर रही है। और इवन एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ, ये टोल टैक्स का जो टेंडर वगैरह जो होता है, राइट, ये प्राइवेट कंपनीज को हम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो पूरे रोड्स को अच्छे से मेंटेन करें। तो प्राइवेट कंपनी को अगर ऑपरेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे तो वो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, उसके बारे में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझना, आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो तो भाई जब सिस्टम गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करा रहा है जिसमें कोई भी पैसा गरीब को जो है वो नहीं देना पड़ता इलाज कराने के लिए, और आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है देना पड़ता है, मैंने खुद पर्सनल गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करी हैं, आई नो वेरी वेल कि सर्विसेज अच्छी भी होती हैं। राइट, दूसरा, रोड्स अगर अच्छे मिल रहे हैं आपको तो फायदा आप ही का हो रहा है ना। तीसरी चीज, अब जैसे आपके इनकम पर जो टैक्स जो सरकार चार्ज कर रही है तो उसके एवज में सरकार आपको बहुत सारी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा रही है ना। आपके घर पे चोरी होगी तो पुलिस वहां पर अवेलेबल है आपके लिए, डायल 100 की सुविधा जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। राइट, कितनी सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, तो गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमिक्स थिंग, फिर आप कंप्लेन कभी नहीं करोगे कि अब और ये। और भाई ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन पे लग रहा है। भाई ये हमारे यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम जो है वो किस आधार पर बेस्ड है कि जिनकी सैलरी हाई होगी उन पर ज्यादा टैक्स जो है वो लगेगा। यस, ऐसे ही है ना हमारे यहाँ। आप मुझे बता दो कि गरीबों के ऊपर टैक्स कहाँ लग रहा है? गरीबों की इनकम पे टैक्स लग रहा है। अब तो 12 लाख रुपए इनकम का जो है वो कर दिया है कि आप जो है वो टैक्स फ्री, अगर इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो टैक्स फ्री जो है वो हो जाएगा आपका। आपको सीए को पैसा बस देना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, फाइलिंग जो है वो बनाने के लिए, दैट्स इट। तो मुझे बताओ कि कहाँ
मतलब मिडिल क्लास को कहाँ फेस करना पड़ा। देखो क्या होता है, कंप्लेन करने वाले लोग 50 हो, उनको कितनी भी अच्छी चीज मिल जाए वो कंप्लेन ही करेंगे, बट यू गाइज विल गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप लोग इस सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो, तो आपको इन्हीं सब शिकायतों का निवारण आपके पास होना चाहिए ना भाई। अगर कॉमन मैन आकर आपसे शिकायत कर रहा है कि भैया यार हमारे हमें तो सरकार ने जो है वो चूस लिया, तो कॉमन मैन को बोलो ना कि भाई जो वर्दी में जो ऑफिशियल्स हैं, या फिर जो आप लोग आईएएस आईपीएस जो बनोगे आगे चल के, डीएसपी एसडीएम की पोस्ट पे आओगे, तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी काम करने के लिए? यही तो पब्लिक का पैसा है जो आपको सैलरी के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है, यही तो टैक्स का पैसा है जो सैलरी के तौर पर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? कम ऑन से यस और नो। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रही है, सरकार पूरी पब्लिक वर्कफोर्स को मेंटेन कर रही है, उनको सैलरी प्रोवाइड करा रही है, ये सब तो टैक्स के थ्रू ही तो आएगा ना पैसा। सरकार खुद अपनी कंपनी चलाती है, पीएसयू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू भी सरकार पैसा जो है वो जनरेट करती है। बट वेलफेयर का काम भी तो कितना करती है। आज की डेट में सरकार उधार लेकर चीजें चला रही है, डेट में है हमारी सरकार आज की डेट में। तो इस चीज का अंदाजा आपको होना चाहिए। अगर सर आप सोचोगे कि हमने गवर्नमेंट को जो है वो चूज कर लिया, तो गवर्नमेंट को चूज कर लिया तो सिस्टम को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो पब्लिक से ही तो वसूला जाएगा। भाई लोगों को वहां पर कंप्लेन नहीं होती जहां पर वो कवर्ड कैंपस में होते हैं, जहां पर कवर्ड कैंपस के अंदर उनको महीने का जो है वो चौकीदार चार्ज करता है 5,000 रुपए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गवर्नमेंट ने जो है वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो है वो चार्ज कर लिया आपसे टैक्स, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो दिस इज द माइंडसेट दैट शुड बी चेंज्ड। कॉमन मैन को ये बताओ ना भाई, आप घर से बाहर निकलते हो, आपने घर के बाहर जो बिजली का खंभा लगाया उसके पैसे दिए हैं क्या? है? पूरे इतने पैसे दे दिए खंभे जितने लगने तक, करोड़ों रुपए दिए हैं? नहीं दिए। ये थोड़े थोड़े पैसे सरकार जो है वो कलेक्ट करती है जिससे कि ये सब चीजों को मेंटेन करे। स्ट्रीट लाइट जो जलती हैं, उस और घर घर के सामने जो गाड़ी वाला आता है कचरा उठाने, भाई उनकी भी तो सैलरी आ रही है, साफ सफाई भी तो हो रही है। आज की डेट में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू इतनी सैनिटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकार ने क्या अलग से आपसे आके पैसा लिया कि नहीं भाई ला दो, आपके घर के सामने साफ सफाई हो रही, ला दो पैसा? नहीं ना। कम ऑन, बताइए। घर के सामने अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं या आपको परेशानी होने लगती है, तो आप म्युनिसिपैलिटी को कॉल करके जो है वो कंप्लेन कर सकते हो, थोड़ी देर के बाद एक्शंस लेना शुरू कर दिया जाता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सही हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे प्रॉब्लम है, काफी सारी जगह पे अच्छी भी है चीजें। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑफिशियल कि वो कौन सी सीट पे बैठा है, और आपको ये समझना जरूरी है सरकार अगर टैक्स कर रही है। टैक्स अब आई थिंक अब आपको जो मैंने बताया उससे क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ यार, बिकॉज यू ऑल्सो विल गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम ना। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसडीएम डीएम डीएसपी एसपी इनकी पोजीशन पे आओगे, आप क्या बोलोगे? मुझे नहीं चाहिए सैलरी, बिना सैलरी की चल जाएगा आपका काम? बोलो आप। द पॉइंट इज दैट ये समझना जरूरी है इकोनॉमिक्स का पॉइंट। अब आपको क्लियर हो गया ना? कई दिन से आप क्वेश्चन लेकर ये परेशान हो, अब आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। ठीक है। और काफी सारे लोग तो जो है वो पे ही नहीं करते ना। अब मुझे बताओ, सड़क पे आप जाते हो, जो लोग ठेले लगाते हैं, हॉकर्स वाले, उनको ठेला लगाने के लिए अगर वो लीगली लगा रहे हैं तो उनको म्युनिसिपैलिटी से बस एक पर्ची कटवानी पड़ती है, दैट्स इट, हॉकर्स की। और उसके अलावा ठीक है, अगर आप बोलोगे कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो वो सिस्टम का एक इशू है, वो करप्शन का इशू है, जो बड़े ऑफिशियल्स उसको हैंडल करते हैं बहुत अच्छे से कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्तिगत इशू है, पर्सनल इशू है। बट अगर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम गरीबों से क्या इनकम टैक्स चार्ज कर रही है? नहीं ना। आप जीएसटी जो पे कर रहे हो, आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, मत लो। भाई अगर इतना ही दिक्कत है तो मत खरीदो प्रोडक्ट्स। आपको जीएसटी पे करने की जो जरूरत नहीं है। सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आई है ना गरीबों के लिए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। बताओ मुझे, खुद बताओ। अभी आपने लिखा कि मेडिकल इंश्योरेंस में लोगों को पे करना पड़ता है, भाई मेडिकल इंश्योरेंस भी तो सरकार प्रोवाइड करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी खुद की शॉप है जहां पर ये पूरी एक्टिविटी सिटीजन पोर्टल की शॉप है, मतलब सीएसएस सर्विसेज हम लोग जो है प्रोवाइड कराते हैं, एक अलग हमारा बिजनेस है जिसमें हम खुद जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, संबल योजना, बहुत सारी स्कीम्स गरीबों को प्रमोट करते हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज द पॉइंट। आयुष गुप्ता वेरी गुड। आयुषी सिंह आंसर सेंड नहीं हो रहा है, पता नहीं यार, कोई इशू आ रहा होगा, मे बी शायद टेक्निकल। गोल्डी एलेक्स वेरी गुड। सर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आ रही हैं कि स्कैम हो रहे हैं, यूपीपीसीएस में पहले ही 50% सीट्स रिजर्व कर रखी जाती है। देखो देखो शगुन देखो, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। मुझे सिंपल सी चीज है जो है ये बताओ कि अगर स्कैम हो रहा है
तो लोगों का सिलेक्शन भी कैसे हो रहा है? आप सुनते हो ना कि सिलेक्शन लिस्ट में मैंने तो खुद, मेरे स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन होता है, आई नो वेरी वेल, मैं उनके बैकग्राउंड से उनको जानता हूं, मैं आप लोग को जान रहा हूं। कोई खिलाई पिलाई जो है वो नहीं होती, इस चीज को पहले अपने दिमाग से जो है वो हटा दो। है ना, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ये क्या होता है, भटकाने वाले लोग होते हैं जो अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरीके की जो है बातें कर लेते हैं। इन सब न्यूज पे आप ध्यान मत दो, अपनी मेहनत पर फोकस करो। है ना, सीट बिके ना बिके उससे आपको मतलब नहीं है, आपको एक ही चीज सोचनी है कि मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को अभी आप देखो, ज्ञान सर के पेड बैच में जाकर देखिए आप, प्रीलिम्स में कितने सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन हो गया, सभी ने पैसे खिलाए हैं क्या? नहीं ना। तो ये सब चीजें अपने दिमाग से निकालो, अब अभी सिर्फ फोकस करो अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर। आपने क्वेश्चन जो है वो सही आंसर मार्क किया होगा तो कट ऑफ आप क्लियर जो है वो कर जाओगे, और आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। फोकस ऑन कि बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फोकस ऑन मेमोराइजिंग थिंग्स, की चीजों को याद रखने पर फोकस करो। ठीक है, ये सब चीजों के चक्कर मत पड़ो। वेरी गुड पायल। समीर वेरी गुड। आंचल मौर्य आपने पेड बैच ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया। बस कंटिन्यूटी रखो उसमें। फैंटास्टिक। ठीक है। श्रेया तिवारी वेरी गुड, ईशा ठाकुर बहुत बढ़िया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, मतलब आज की क्लास को स्टार्ट जो है वो करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, यू हैव टू नोट इट डाउन। अभी सिर्फ आपको ध्यान से चीजों को समझना है, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड 90% से ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले भी ढोलावीरा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो हम एक शानदार ऐतिहासिक स्थल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक अनोखा नमूना है, धोलावीरा। ये साइट गुजरात के कच्छ जिले के खादीर आइलैंड पर स्थित है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो पहला पॉइंट जो है वो आप क्या लिखेंगे? खादिर आइलैंड, कच्छ, गुजरात। ये पता नहीं आज इनने ऐसा क्यों दे दिया है कि मैं मार्किंग नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, अपन पेन चलाएंगे। खादिर आइलैंड लिख लो। खादिर आइलैंड कहां पर है? कच्छ, गुजरात में, और यहीं पर ही ढोलावीरा साइट है, जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर विजिट किया था। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज लिखेंगे आप। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहां पर गए थे, दौरे पर गए थे, और इस यात्रा का उद्देश्य हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, वाटर कंजर्वेशन और इंजीनियरिंग टेक्निक्स को हाईलाइट करना था। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साइट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पर एक्टिवली काम कर रही है। इस साइट को संरक्षित करने का काम किसका है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये 2021 में जो है वो शामिल की गई थी। जहां पर आपने ये लिखा है वहीं पर ही 2021 भी लिख डालो। अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं इसके बारे में, ढोलावीरा की खोज और उसके महत्व के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ढोलावीरा के बारे में पता लगा था 1968 में। एक पर्सनालिटी थी जिनका नाम था जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ने 1968 में इसका पता लगाया, लिख लेना, ढोलावीरा साइट का। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पांचवी सबसे बड़ी साइट है। ये साइट दो सीजनल रिवर मनसर और मनहर के बीच में स्थित है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, ये दो नदियां हैं, मनसर और मनहर। इन नदियों के बीच में जो है वो ढोलावीरा साइट हम लोग को देखने को मिलती है, जो इसके एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का प्रमाण है। 1990 से लेकर 2005 के बीच डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने मतलब उनके नेतृत्व के अंडर खुदाई की गई, जिसमें 7 कल्चरल फेजेस के बारे में पता चला, जो 3000 बीसीई से लेकर 1500 बीसीई के बीच में थे। ये लिखने की जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है। इनका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक और फेमस पर्सनालिटी है जो बेसिकली ढोलावीरा साइट के खुदाई एक्सकेवेशन से एसोसिएटेड है। अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो ढोलावीरा की टाउन प्लानिंग गाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन की अन्य साइट से काफी एडवांस थी। तो ढोलावीरा की जो साइट थी वो काफी ज्यादा एडवांस थी कंपेयर टू अदर साइट्स। इन शहरों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जो अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। 3 टीयर सिटी है ढोलावीरा। फोर्टिफाइड कासल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। फोर्टिफाइड कासल नाम से ही समझ में आ रहा है, किलाबंद महल, यानी कि जहां पर राजा महाराजा रहते होंगे शायद। मिडिल टाउन, राइट, कि जहां पर अब आम जनता या एग्जीक्यूटिव्स रहते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते होंगे। लोअर टाउन यानी कि जहां पर आम जनता के घर वगैरह होंगे, राइट। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसके बारे में अभी एग्जैक्टली पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, बट अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कौन कौन रह सकते थे। बट आपको तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ढोलावीरा साइट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये तीनों पार्ट्स के नाम जो है वो आप लिख लेना। ये तीनों पार्ट्स के नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब धोलावीरा का पानी को संरक्षित करने का सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है कि जबरदस्त चीज उन्होंने बनाई। 16 जलाशय, 16 रिजर्वायर और स्टेप वेल्स मिलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहां एडवांस था। ये सब राजस्थान के बाद सबसे, आप कह सकते हो कि जो गुजरात में पानी को मैनेज करने का एक अद्भुत उदाहरण था, है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिली थी। सिर्फ पता होना चाहिए इसके बारे में, ज्यादा और कुछ नहीं है। और धोलावीरा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू की बारे में बात करें तो यहाँ टेराकोटा पॉटरी, सील्स, ऑर्नामेंट, मेटलर्जी के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि लोग मेटल्स का भी काम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रेड सिस्टम भी हुआ करता था जहां पर कॉपर, ज्वेलरी और टिम्बर के व्यापार से जुड़ा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले हैं, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ की बरियल प्रैक्टिस अन्य हड़प्पन साइट से अलग थी। ये फैक्ट जो है वो आप लिख लेना, यहाँ पर ह्यूमन रिमेन साइट जो है वो एब्सेंट थी, यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को गड़ाया नहीं गया, यानी कि कोई स्केलेटन अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है। फिर 2021 में ढोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया, लिस्ट में शामिल किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्टिवली इस साइट को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। बस इतना ही बस ये पूरा टॉपिक था। मेरा एक क्वेश्चन है, ढोलावीरा साइट की डिस्कवरी किसने करी थी? बताओ जरा फटाक से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। धोलावीरा साइट की डिस्कवरी किसने करी थी और कब करी थी? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ाया ना मैंने आपको। देखते हैं कौन कितना एक्टिवली सुन रहा है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि धोलावीरा की टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी साइट से किस तरह अलग थी। इस पर ट्राई करना क्वेश्चन जो है वो बनाने की। बस इतना ही था गाइस, ये टॉपिक जितनी चीजें मैंने आपको लिखने के लिए बोली है होपफुली आपने जो है वो लिख ली होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक, हम एक ऐसे चीज पर डिस्कस करने वाले हैं जो ना सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा है बल्कि सामाजिक न्याय और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दर्शाता है। हम बात करेंगे स्लम रीडेवलपमेंट की महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के शहर खासकर मुंबई आप जानते ही हैं। क्या नाम है मुंबई के उस शहर का स्लम इलाका? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, हम लोग को एशिया का सबसे बड़ा देखने को मिलता है। क्या नाम है? बहुत ही फेमस है, पिक्चरों में भी इसका नाम आता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कोई? अक्सर पिक्चरों में जो है उसका नाम जो है वो लिया जाता है। कुछ चिरकुट डॉन भी जो है उसको फेमस जो है वो करते हैं। तो महाराष्ट्र के शहर खासकर मुंबई स्लम रीडेवलपमेंट के लिए एक मॉडल सिटी माना जाता है, लेकिन ये अभी भी काफी सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। तो इस टॉपिक में अपन इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसमें लिखने की आपको आवश्यकता जो है वो है नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट क्लियरेंस एंड रीडेवलपमेंट एक्ट 1971 की समीक्षा करने के लिए कहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है बॉम्बे हाई कोर्ट को कि आप एक बार चेक करो, इस कानून को बहुत अच्छे से रिव्यू करो। उद्देश्य यह है कि स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हो रहे विलंब और कानूनी जो रुकावट जो है उसका समाधान करना, क्योंकि यहां पर स्लम एरियाज जो है वो रीडेवलप नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते, बहुत सारी रुकावट के चलते। इसलिए कोर्ट ने बोला कि भाई चीजों को जल्दी करना है तो एक कानून की समीक्षा करो ढंग से। स्लम ड्वेलर्स के आर्टिकल 21 के तहत शेल्टर और लाइवलीहुड के अधिकार की रक्षा रक्षा भी इस केस के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी डायरेक्ट केस के कानून की समीक्षा का फैसला लेकर एक नई मिसाल जो है वो पेश की है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा केस नहीं आया था, कोई ऐसा पेटिशन याचिका वगैरह नहीं आई थी। डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई यहां पर देरी हो रही है ये स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, फटाक से जो है वो देखो कि इस कानून में क्या प्रॉब्लम चल रही है और जल्दी जल्दी इस पे तेजी लेकर आओ फटाफट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो समझाऊंगा इस कानून के बारे में, चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार किसी भी एरिया को स्लम एरिया डिक्लेयर कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे एक्वायर भी कर सकती है, अब यानी कि अपने कब्जे में ले सकती है। 1971 के कानून के तहत स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, SRA, क्या, रिपीट कर रहा हूं, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, इनको प्राइवेट डेवलपर्स के माध्यम से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो, प्राइवेट डेवलपर्स भी इन्वॉल्व हो और जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। 1995 में महाराष्ट्र स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम आई, जिसमें प्राइवेट डेवलपर स्लम ड्वेलर्स के साथ एग्रीमेंट करके फ्री हाउसिंग देते हैं और इसके बदले में
एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन राइट्स ले सकते हैं। डेवलपर्स को हायर फ्लोर स्पेस इंडेक्स और एडिशनल लैंड यूज राइट्स मिलते हैं, जिससे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है और स्लम ड्वेलर्स को पक्के मकान मिलते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, अभी भी चीजें आपके ऊपर से गई होंगी। इस तरीके से समझो कि जैसे आप एक अधिकारी हो, ठीक है। आप आपके पास आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ठीक है। अब आपके पास एक ऑर्डर आता है जिसमें आपको जो है वो कहा गया है कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं उसको जो है वो हटवाना है और वहां पर डेवलपमेंट जो है वो करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आपको कहीं ना कहीं स्विच करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एक डील करते हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, कि देखो भाई हमारे पास जो है वो इतने इतना बड़ा एरिया है हमारे पास, है ना। इस एरिया में आप जो है वो मुझे एक प्लान बना के दो, ब्लूप्रिंट बना के दो, जिसमें कि आप जो है वो हमारे जितने भी लोग हैं पहले तो उनकी काउंटिंग करवाओ, ये पूरा खर्चा आपके ऊपर होगा। मतलब समझ रहे हो आप डील कैसी कर रहे हो, बात समझना, मैं आपको सिखा रहा हूँ डील करना। आप प्राइवेट डेवलपर्स के साथ ये डील कर रहे हो कि देखो भैया मुझे चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर इकोनॉमिक बेनिफिट पे काम करेगा। आपने प्राइवेट प्लेयर को दिखाया कि भाई इस क्षेत्र को जो है वो आपको डेवलप करना है, ठीक है। आप प्राइवेट प्लेयर को बता रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर को या डेवलपर को। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भैया इसमें मेरा क्या फायदा। तो आप बोलोगे मैं बताता हूँ ना क्या फायदा है। यहां पर पहले आप जाकर सर्वे करो कि कितने लोग हैं, और उस सर्वे की हर एक रिपोर्ट जो है वो हमारी टेबल तक पहुंचनी चाहिए इतने दिन के अंदर, है ना। कि पहली रिपोर्ट कि कितने लोग हैं वहां पर, और उसको हमारा व्यक्ति जाकर क्रॉस वेरीफाई करेगा, है ना। दूसरी चीज, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर लोगों लोगों की आजीविका भी नुकसान हो सकता है, उनका घर उनसे छीना जाएगा। कोई छूटना नहीं चाहिए। तीसरा, जितने भी लोग हैं उनको आप फ्लैट्स अलॉट करो। तो इतना बड़ा एरिया है जिसमें पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती रहे फैली हुई है, राइट। अब एक एक घर के अंदर चार लोग रह रहे हैं, है ना। अब उसी के अगर आप वो फ्लैट बन जाए, तो 10 मंजिल का अगर आप फ्लैट जो है वो बना दोगे, तो ऐसे 10 घर जो है वो एक छोटे जिस एरिया में एक छोटा सा घर था उस एरिया में 10 घर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है। ये इस एरिया में एक झुग्गी बनी है जहां पर कितने लोग रह रहे हैं, चार लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस घर के अंदर, है ना। अब आप क्या करो, इसको जो है वेल डिफाइन कर दो, इसकी उसको एक बढ़िया सा जो है वो बड़ी सी बिल्डिंग बना दो, राइट। बात समझे समझे आप मेरी। तो इस बिल्डिंग बना दोगे तो आप इसके अंदर 10 फ्लोर बना दो, 5 फ्लोर बना दो, तो क्या हुआ, आपने इस स्पेस को जो है वो एफिशिएंटली यूज कर किया कि नहीं किया, बोलो हाँ या ना यार। और थोड़ी क्लीननेस चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर आप सामने वाले को बोल रहे हो कि आप एक काम करो, ये चीज करो, मुझे पूरे बंदे जो इतने एरिया में फैले हुए थे आप इतने एरिया में ले आओ। कर सकते हो ऐसा, बोलेगा हाँ सर कर सकते हैं। बाकी के एरिया जो है वो आप कुछ एरिया जो है वो गवर्नमेंट के लिए जो है वो छोड़ दो, है ना। कुछ एरिया हम आपको जो है प्रोवाइड करा देते हैं, आप ये चीज कर रहे हो उसके लिए, है ना। आप यहाँ पर अपना अपने खुद के फ्लैट्स बनाओ, जो करना है आपको करो, डुप्लेक्स बनाओ, कवर्ड कैंपस बनाओ, हम आपको ये जमीन दे रहे हैं, इस पर एंजॉय करो। यहां पर क्या सरकार का कोई पैसा लगा, बोलो हाँ या ना। सरकार का पैसा लगा इस कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। प्राइवेट प्लेयर ये क्यों करेगा, क्योंकि उसको ये जमीन जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। मास्टर प्लान मजा आया कि नहीं आया इस प्लान को सुनकर, आया तो कमेंट बॉक्स पे लिखो। यही गेम होता है, ये सिंपल चीज है बॉस। आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है आगे चल के, और आपको पूरा गाइड किया जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ चीजों को लेकर, जिस दिन आप एसडीएम डीएम डीएसपी इन सब की पोजीशन पे बैठे रहोगे, तो आपके सीनियर्स आपको रहो पूरी चीज गाइड करके बता देंगे कि इस तरीके से जो है वो चीजें कर लो। फिर धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, फिर आपके अंडर जो लोग आएंगे फिर आप उनको गाइड करोगे। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। समझ गए। अब चैलेंजेस क्या है, उससे पहले प्रोविजंस आपको मैंने बता दिया, सिस्टमैटिक इश्यूज चैलेंजेस। देखो यार, कई बार स्लम एरियाज की आइडेंटिफिकेशन में बिल्डर माफिया का दखल होता है, जो ट्रांसपेरेंसी को हर्ट करता है। कैसे, अब प्राइवेट प्लेयर डील कर रहा है आपसे, है ना, बिल्डर्स आपसे बोलते हैं कि मैडम या सर, आप ये इस क्षेत्र को जो आप डेवलप करना चाह रहे हो ना, यहाँ पे मत, ये इसको नहीं कर पाएंगे सर, ये सिटी से थोड़ा सा बाहर है। आप एक काम करो, इतना ही एरिया मुझे, मेन पॉश एरिया जो सिटी में है वो दे दो, उसको हम कर देते हैं। दैट मीन्स क्या है कि क्योंकि उसको पता है कि इस क्षेत्र में जो उसको जमीन जो है वो मिलेगी, उसमें जो मल्टी बनाएगा जो भी करेगा,
उसकी कीमत उतनी नहीं मिल पाएगी उसको जहां जो करोड़ों रुपए वो यहां पर कमा लेगा। तो अब वो आपसे इस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, और फिर वो निकालेगा 10 करोड़ का एक बैग, काला कलर का ब्रीफ केस बेहतरीन भरा हुआ पैसों से, आपकी टेबल पे रखेगा और खोल देगा। बोले मैडम, गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, वी वांट दिस प्रोडक्ट। सर, गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, वी वांट दिस प्रोडक्ट। नाउ इट इज अप टू यू कि लेना है कि नहीं लेना, और अगर लेना है तो एक बार मुझे कॉल जरूर करना। तो आगे की बात करते हैं। तो कई बार स्लम एरियाज के आइडेंटिफिकेशन में बिल्डर माफिया का दखल होता है। कई स्लम एरियाज को इंटरनेशनल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डिले किया जाता है ताकि लैंड प्राइजेस बढ़ सकें, लैंड प्राइजेस को बढ़ाने के लिए होता है ये। कई बार बिल्डर्स इंटरवीन करते हैं, जानबूझकर जो है वो डिले करते हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ जाए, फिर उसके बाद फिर वो वहां पर डेवलपमेंट करें या जो भी करें। कई चीज होती है, मैनिपुलेशन होता है काफी सारे सेक्शन का, है ना। बहुत सारी चीज होती है भाई। स्लम डेवलपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलपर चूज करने का अधिकार जो है वो दिया गया है, स्लम डेवलपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। लेकिन ये प्रोसेस पावरफुल डेवलपर के पक्ष में झुक जाती, क्योंकि पैसा खिलाते हैं भयानक। डेवलपर का फोकस सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होता है, जिसमें कई बार जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, ये उनको फिर अधिकार जो है वो मिल नहीं पाते। बहुत सारी चीजें, कई बार उनको टेम्पररी शेल्टर भी जो है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि जब तक उनका ये घर तैयार होगा तब तक वो रहेंगे कहाँ, वो नहीं दिया जाता। दिया भी जाता तो एक टीन, टेंट भी छोड़ो यार, टीन, टीन समझते हो ना, ऊपर जो टीन रहती है, टीन की चादर, एक बड़ा सा एरिया जिसमें टीन की चादर लगा दी जाती है, नीचे सरकार की तरफ से अगर पॉसिबल हो पाए तो गद्दे मिल गए तो मिल गए, वरना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बोला जाता है कि रह लो बस यहीं पे, या एक बड़ा सा ग्राउंड उनको दे दिया जाता है कि रहो। नो, नथिंग, नो फैसिलिटीज ऑफ सैनिटेशन, नो फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नथिंग। फिर इसी चक्कर में लोग जो है वो मजबूर होकर जो है वो कहीं और फिर बसेरा जो है अपना बना लेते हैं और चले जाते हैं। तो इससे अल्टीमेटली फायदा तो डेवलपर का ही हो रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ पर ये लोग भी तो हरकती होते हैं। इनको फ्लैट अलॉट किया, इनने क्या किया, उस फ्लैट को जो है वो किसी को किराए पे चढ़ा दिया, और खुद जो है वो दोबारा झुग्गी बस्ती में रह वो जाकर या कहीं पर ही डेढ़ डालकर जो है बैठ गए। होता है, ऐसा भी होता है बॉस। पीपल डू सच थिंग्स। इन सब से बचने के लिए आज की डेट में आप क्या करोगे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। ऐसा ना हो, लोग जो है वो समझे, थोड़ा अच्छे फ्लैट्स में रहे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 पॉइंट्स लिखकर बताओ। अगर इंटरव्यू में आपसे ये वाली चीज पूछी आएगी तो आप क्या करोगे, आपका क्या आंसर होगा। बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। चैलेंजेस मैंने आपको बताया, इन्हीं इन्हीं में चैलेंजेस इंक्लूडेड थे। पुअर सैनिटेशन, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, पुअर रहता है, तो उसके चक्कर में कॉलेरा, टाइफॉइड ऐसी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। स्लम एरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर का रिस्क भी ज्यादा होता है। स्लम्स में कई बार हम लोग को जो है वो देखने को होता है, क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं। जब स्लम ड्वेलर को, यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिलती, तो अर्बन रिच और पुअर के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और बढ़ जाती है। फिर गुस्सा, लोग क्या करते हैं, फिर अमीरों पे गुस्सा निकालने लगते हैं। अब अमीर तो भाई अपनी अपना कमा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। अब वही चीज सोचो आप, एक व्यक्ति है जो मेहनत नहीं कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है दिखाने के लिए बस, और एक व्यक्ति है जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, और जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का नहीं होता, तो वो लोग कंप्लेन यही करते हैं कि धांधलेबाजी चल रही है पेपर में, है, पैसे लेके पास कराया जा रहा है। ये हल्ला मचाने वाले वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है बॉस, मैंने आंखों के सामने देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि धांधलेबाजी हो रही है। आपको इन सब चीजों में दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है। तो सोल्यूशन यही है भाई। सोल्यूशन की जो है अगर हम बात करें, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का लैंड पूलिंग मॉडल एक अच्छा एग्जांपल है, महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट जो है वो किया जाए। मुंबई के जो एसआरए मॉडल है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट पार्टनरशिप को और बढ़ाना होगा। यानी कि अब देखो यार, कुल मिलाकर मॉनिटरिंग इज द बेस्ट थिंग। क्या मॉनिटर करो चीजों को प्रॉपर टाइम पर, और प्रॉपर सर्वे के थ्रू काम जो है वो करो, और बायोमेट्रिक डेटा जो है वो रखो,
ग्रेवियंस सेल होना चाहिए कि लोग जो है वो अपनी शिकायत जो है वो कर सकें, और कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर अगर इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। बस यही चीज है इसके अंदर, और कुछ नहीं। कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, लोग जो है वो डिसीजन ले अपने खुद के लिए। बट होता यही है ना, यहाँ पर मेन जो मजबूत पिलर होना चाहिए वो ऊपर बैठी हुई अथॉरिटी होना चाहिए। अब क्या होता है, डेवलपर्स, बिल्डर, रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ पर इतना पैसा है ना कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे आगे चल के, और किसी बड़ी सिटी अगर आपको मिल गई ना, बड़ी डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी उस दिन कम से कम 100 करोड़ की डील आपके पास आएगी करप्शन की। कम से कम 100 करोड़, 100 करोड़। बड़ी सिटी में बैठे हो अगर आप, तो कम से कम 100 करोड़। एंड इट इज अप टू यू कि आपको लेना है कि नहीं लेना। अगर आपने ले लिया तो बस वही गरीब मरेंगे, और क्या। दैट यू विल गोइंग टू डिसाइड कि आपको जो है वो सर झुका के रहना है इन रियल एस्टेट बिल्डर्स वगैरह के सामने, इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, या सर उठा के जीना है जहां पर आपकी फोटो इस तरीके से जो है वो छपनी चाहिए कि हाँ भाई, ये इसको फंसाना मुश्किल है और नामुमकिन है। उसमें होती है बॉस इज्जत, और उस लेवल की इज्जत होती है कि आप सोच नहीं सकते। डर रहता है, खतरा रहता है, तभी तो आप सर्विस की जो है वो तैयारी कर रहे हो। डर है, पर डरना नहीं है। इफ यू आर गुड इनफ ना, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। एनीवेज, मुझे क्वेश्चन का बस आंसर जो है वो दो कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रेगुलेट करती है। अभी जिस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। अर्बन लोकल बॉडीज, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या नीति आयोग। तभी हमने महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस किया, तो महाराष्ट्र में किस अथॉरिटी को जो है वो ये दिया हुआ है कि स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करने का अवसर। पढ़ाया मैंने भी आपको, देखते हैं कौन इसका आंसर लिखकर बताएगा। मेंस में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछाएंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या रोल हो सकता है, इस पर अपनी एनालिसिस प्रस्तुत करें। तो ये था एक अच्छा टॉपिक गाइस। अब अभी भी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये आपका कपड़ा उद्योग से रिलेटेड, ये टॉपिक भी लगातार रिपीट होता रहता है, तो सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को आपको। तो भारत के एक सबसे बड़े और पुराने उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। कुछ याद आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर कोई सा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो वह है टेक्सटाइल सेक्टर। याद आ रहा है कुछ? शायद 15 दिन से अगर क्लास फॉलो कर रहे हैं आप, नए नए जुड़े होंगे तो यस, कम ऑन, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ याद आया, रिपीट हुआ टॉपिक की नहीं हुआ। तो जब मैं बोलता हूं कि चीजों को लिखो मत, टॉपिक रिपीट होगा, तो दैट मीन्स मैं इसलिए बोलता हूं कि वो चीजें आपको याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। मे, मेरा काम ये नहीं है कि आपकी कॉपी भरवाना, कि आप भाई भरते रहो, रजिस्टर भर दो अपना, फिर कभी उसको रिवाइज ही ना कर पाओ। मेरा काम है चीजें आपको याद करवाना और दिमाग में चीजें डालना, पर्सनालिटी डेवलप करना आपकी, कि भाई आपकी सोच एक ऑफिसर की तरह हो जाए। अब सुनो, अब ये सिर्फ एक आर्थिक सेक्टर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और रोजाना लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा है। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम इसकी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और सॉल्यूशंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह जो आ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको करंट सिनेरियो बता देता हूं। उससे पहले, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरे दुनिया भर में है, काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। तो इसी को लेकर एक आर्टिकल जो है वो आया था। सरकार के इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना, कि हम जो है वो दुनिया भर में कंपीट जो है वो कर सके। पहले आंकड़े वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये भारत के जीडीपी का 2.3% कंट्रीब्यूट करती है, जो 2030 तक 5% तक बढ़ने का एस्टीमेट है। ये वाला आंकड़ा अगर चाहो तो ये आप लिख सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। टेक्सटाइल सेक्टर भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 13% और टोटल एक्सपोर्ट का 12% शेयर करता है। 4.5 करोड़ करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट 35.9 बिलियन यूएस डॉलर था। कॉटन प्रोडक्शन में भारत सेकेंड रैंक पर है और ग्लोबल प्रोडक्शन में 23.83%
का शेयर रखता है। भारत जूट प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर है और पॉलिस्टर, विस्कोस और नायलॉन जैसे मैन मेड फाइबर्स के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। 2023 में भारत पूरे दुनिया भर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में छठी पोजीशन पर आए 3.9% के शेयर के साथ। और आपको बता दें कि भारत का टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने की अपनी औकात रखता है। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो। ग्लोबल डिमांड के साथ साथ भारत में भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है। अगर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करें, उसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर जो है वो बन सकता है। अब क्या चैलेंजेस हैं ये आपको थोड़ा सा समझना जो है वो जरूरी है। सिर्फ वियतनाम, चाइना ऐसे देश जो है वो यूएसए, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, लेकिन भारत के पास ऐसा मेजर ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जो अभी हालांकि आपको याद हो तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। 2022 से बातचीत बंद हो गई थी, बट अब फिर से शुरू हो गई है, जो एक हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने में। बांग्लादेश के लीस्ट डेवलप कंट्री होने की वजह से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स का फायदा उठाता है बांग्लादेश, जो भारत को कॉम्पिटेटिव प्रेशर में डालता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक चीजें बार बार आएंगी तो आपको पता लगेगा ही। तो हमारा एक इशू है कि हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिक्कत है। हमारा जो नेबर है बांग्लादेश, ये अपने आप को बहुत ही खतरनाक तरीके से गरीब जो है वो बताकर बहुत बेनिफिट उठा लेता है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स वगैरह का। फिर इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक 1.8% की एनुअल डिक्लाइन देखी गई है। अपैरल एक्सपोर्ट्स भी 15.5 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 14.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में गिरावट को दिखाता है। पॉलिस्टर और विस्कोस इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने से यार्न की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है। पॉलिस्टर चाइना के मुकाबले 33 से 36% महंगा और विस्कोस 14 से 16% ज्यादा महंगा है। भारत की फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज्यादा होती है। भारत में लेबर कॉस्ट बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले ज्यादा है, जो एक्सपोर्ट प्राइसिंग को नेगेटिवली अफेक्ट भी है वो करती है। इवन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्लस्टर की कमी होने से प्रोडक्शन एफिशिएंसी लो होती है। राइट, जैसे कि हम लोग वो नहीं होता, जैसे एक ही जगह पर पूरी मेडिसिन बन रही है तो मेडिसिन हब है, तो ऐसे ही टेक्सटाइल हब हमारे यहाँ पर बहुत फ्रेगमेंटेड है, एक जगह पर नहीं है। ग्लोबल ब्रांड्स अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी पुराने मेथड्स यूज कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के नए एनवायरमेंटल रेगुलेशन से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 20% नुकसान हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के 6 से 8% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है और पानी को प्रदूषित करने का मेजर सोर्स भी है। फास्ट फैशन वेस्ट 2030 तक 148 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जिसमें रिसाइकल टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो हमें रिसाइकल टेक्सटाइल पर भी काम करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये चीजें हैं, सिर्फ सुनना था बस इस टॉपिक को आपको। तो हमें सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा। फैब्रिक टू फैब्रिक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, यस दिस इज द करेक्ट वर्ड। हम लोग को जो है वो क्या बनाने पड़ेंगे, टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, है ना, जो बहुत कम कीमत में और बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। फाइबर टू फैशन हब्स डेवलप करें हो, कितना अच्छा टर्म है ये, चाहो तो ये सब चीजें लिख सकते हो कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए टेक्सटाइल पार्क्स बनाने होंगे, फाइबर टू फैशन हब्स तैयार करने होंगे, है ना। और इससे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कॉस्ट कम होगी। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क्स को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स में और डेवलप करना होगा ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। वर्कर हाउसिंग स्कीम्स बनानी होगी ताकि टेक्सटाइल वर्कर्स को फैक्ट्री के पास रहने की सुविधा जो है वो मिले, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े। आज आप ये इस स्कीम के बारे में जो है पढ़ेंगे, ये आपका एक टास्क है, पीएम मित्र पार्क। और जो मैं टास्क देता हूँ वो करते हो ना पूरे के पूरे, किया करो भाई, जो चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। फिर करेगा वही जिसको सिलेक्शन चाहिए, ये बात भी याद रखना मेरी। फिर यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे ताकि टैरिफ बैरियर कम हो सके। और यूरोपियन यूनियन के साथ तो हम बात कर ही रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प तो भाई है, वो तो करेगा ही हमारे साथ, उसका हमें लोड नहीं है ज्यादा। कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट की स्पीड जो है वो बढ़ सके। ठीक है, बस यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है।
पॉलिस्टर, विस्कोस जैसे मैन मेड फाइबर को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो है वो देने होंगे। एमएसएमई सेक्टर को एडवांस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में मदद करनी होगी। टेक्सटाइल एमएसएमई को रिन्यूएबल एनर्जी और इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। भारत के रिसाइकल टेक्सटाइल मार्केट को एक्सपेंड करने की जरूरत है। रिसाइकल टेक्सटाइल मार्केट, अब इस पर हम लोग को फोकस करना है। किस पर? रिसाइकल टेक्सटाइल मार्केट 2030 तक 400 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है ये रिसाइकल टेक्सटाइल मार्केट। तो आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं किसने चीजों पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। भारत कॉटन प्रोडक्शन में कौन सी रैंक पर है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। ठीक है। मेंस में आ सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर क्या प्रभाव है? ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने चर्चा जो है वो करी। अब आगे की तरफ जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। जितनी चीज मैं आपको बताऊंगा उतनी चीज पर आपको फोकस करना है। तो हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच ब्रिज है। किन तीन चीज के बीच? टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जो डिफेंस, इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफ और साइबर वॉरफेयर में नए, आप कह सकते हो कि आयाम जो है वो जोड़ सकती है, नई चीजें ऐड कर सकती है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बट डेप्थ में नहीं आना है। तो नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब, नीति एफटीए जिसको हम लोग बोलते हैं, इसने क्वांटम कंप्यूटिंग, नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट जारी करी है। तो ये रिपोर्ट का नाम जो है वो पूरा लिख लेना कि ये रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के एफटीएच, फ्रंटियर टेक हब के द्वारा जो है वो जारी की गई है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ। ये पूरी चीज लिख लेना। तो भारत ने अप्रैल 2023 में 6003 करोड़ का नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता लाना था। तो याद रखना, 2013 का हमारा एक मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, दो सॉरी 2023 का, है ना, जिसका बजट 6003 करोड़ रुपए था और इंडिया को जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का ये बेसिकली मिशन था। समझे? क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रग डिस्कवरी, क्रिप्टोग्राफी और डिफेंस सेक्टर में रेवोल्यूशन जो है वो ला सकता है। पता है आपको? पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। आपको देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेंगे वो इससे नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड, और रिपोर्ट अगर पूछे तो पूछे, लिख लो। बाकी इससे रिलेटेड मेनली जो है वो आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आओ पहले मैं आपको क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है ये थोड़ा सा आइडिया देता हूं। एक एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करती है। इसमें क्लासिक बिट्स यानी कि 0 और 1 की जगह क्यूबिट्स यानी कि क्वांटम बिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका उपयोग होता है। जनरली आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, बाइनरी लैंग्वेज वगैरह, 0 1, याद आ रहा है, बिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें यूज नहीं होती, इसमें क्यूबिट्स यूज होती है। क्वांटम बिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स में हो सकती है। सुपर पोजीशन और इंटेंगलमेंट जैसे प्रिंसिपल्स क्वांटम कंप्यूटिंग को ट्रेडिशनल कंप्यूटर से 1000 गुना फास्टर बनाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं इसके बीच के डिफरेंस, है ना, तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर, जो नॉर्मल आपके घर पे कंप्यूटर है, वो 0 और 1 बिट्स पे चलता है, बाइनरी पे चलता है ना, पढ़ा होगा आपने। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 दोनों एक साथ भी चला सकता है। 0 1 या 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0, तो मतलब ये बहुत स्पीड है इसमें, सिंपली बहुत स्पीड है। लीनियर कंप्यूटेशन करता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर, सिंपल मैथमेटिक्स, और ये एडवांस लेवल की कर सकता है ना। और ट्रेडिशनल कंप्यूटर आज की डेट में तो सिक्योर है, और जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो दूसरी सिक्योरिटी को उड़ा सकते हैं। मतलब कि हैकर्स अगर इसका उपयोग जो है वो कर रहे हैं तो वो आसानी से किसी भी, मतलब सिक्योर्ड वॉल को क्रॉस जो है वो कर सकते हैं, ऑनलाइन सिक्योर्ड वॉल।
और ट्रेडिशनल कंप्यूटर बहुत पावर यूज करता है, क्वांटम कंप्यूटर पावर कम यूज करता है। गूगल का, अब लिख लो, गूगल का एक है SYCAMORE, साइकामोर, SYCAMORE, साइकामोर। क्वांटम प्रोसेसर एक ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ 200 सेकंड में सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लगाएंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। गूगल का एक क्वांटम प्रोसेसर है साइकामोर, जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 10,000 साल लग जाएंगे, वो ये क्वांटम प्रोसेसर 200 सेकंड में कर देगा, सिर्फ 200 सेकंड में। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, स्पीड वाइज फास्ट है और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कैलकुलेशंस को जो है वो कुछ ही चंद सेकंड्स में जो है वो सॉल्व कर देते हैं, जिसको सॉल्व करने में क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को 10,000 साल लग सकते हैं। तो ये कहानी है। 30 से ज्यादा देश क्वांटम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $40 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना $15 बिलियन सबसे आगे है इन्वेस्टमेंट में, फिर यूएसए $5 बिलियन, फिर यूरोप $1.2 बिलियन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन 6,000 करोड़ रुपए का है, $750 मिलियन मान लो आप, इसका बजट है। और टोटल जो ग्लोबल लेवल पर जो ये चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन खर्च कर रहा है ना, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। वो बिलियंस में कर रहे हैं, हम तो मात्र 750 मिलियन में इन्वेस्टमेंट है हमारा। ये देख रहे हो आप, इनका इन्वेस्टमेंट देखो, हमारा देखो 750 मिलियन, यहाँ 15 बिलियन, यहाँ 5 बिलियन, यहाँ 1.2 बिलियन। तो उस कंपैरिजन में हम काफी कम है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्वांटम कंप्यूटिंग का लीड लेने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में तेजी से इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल सिक्योरिटी में काफी हेल्पफुल है ना। गवर्नमेंट, मिलिट्री और बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ी चिंता भी है इसकी, पता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं ना, ये काफी, मैंने अभी आपको बताया ना कि मजबूत से मजबूत जो इंक्रिप्शन होता है उसको तोड़ने की दम रखता है। यानी कि किसी कोई हैकर अगर हमारी मतलब सिस्टम में घुसना चाहेगा क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से, तो आसानी से घुस सकता है। तो ये चिंता वाली बात है। इसी के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इसका एडॉप्शन करना एक बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हो कि नीड बन चुका है आज की डेट में। क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन को इतना फास्ट बना सकता है कि सैटेलाइट्स और ड्रोन से मिलने वाले इंटेलिजेंस डेटा का रियल टाइम एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि ये चीजों को बहुत फास्ट बना देगा। यानी कि वहां से अगर हमें कोई खबर मिली है कि यहाँ पे ये फलाने टेररिस्ट का बेस यहाँ पर है, तो वो खबर जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी, तुरंत सैटेलाइट से हम जो है वो उसको देख पाएंगे रियल टाइम बेसिस पर। तो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम करेगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके माध्यम से हैक प्रूफ कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप किए जा सकते हैं। इसकी तो हमने क्वांटम की, उसकी तो हमने टेस्टिंग भी जो है वो करी थी यार। मेरे ख्याल से हैदराबाद में हुई थी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग, कि हमारी जो डिफेंस फोर्स है उसके कम्युनिकेशन को कोई भी जो है वो ब्रेक ना कर सके। चाइना पहले ही क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मीसियस, MICIUS लिख लेना, MICIUS, मीसियस, ये है चाइना की क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या है? चाइना की क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हैक प्रूफ मिलिट्री कम्युनिकेशन है ये, लिख सकते हो ब्रैकेट में, हैक प्रूफ मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये चाइना के पास है, मिसियस। तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है भाई। इंटेलिजेंस में बहुत हेल्पफुल है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करने में, फ्रॉड डिटेक्ट करने में, इन सब चीजों में बहुत हेल्पफुल है। तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, सप्लाई चेन को बढ़ाने की आवश्यकता है, इंडस्ट्रीज आपस में जो है पार्टिसिपेट करें, इनकी आवश्यकता है। बस ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर जो काम का हो। इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन जो है, इसके तहत हम क्वांटम कंप्यूटर्स 50 से 1,000 फिजिकल क्यूबिट्स के तैयार जो है वो कर रहे हैं 8 सालों से, यूजिंग सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजीज। ये पूरी चीज लिख लेना है इसके अंदर। 4 थीमेटिक हब्स टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन से सेटअप जो है वो किए गए हैं।
जो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस पर जो है वो फोकस करना है। ये पूरी चीज आप लिख लेंगे, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन हमने 2000 किलोमीटर का जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है इंडिया के अंदर और दूसरी कंट्रीज के साथ। हाई सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स, एटॉमिक क्लॉक्स, सटीक नेविगेशन के लिए, टाइमिंग के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो हमें नेशनल सिक्योरिटी को और एडवांस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग पर और रिसर्च करने की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस को और बेहतर करने के लिए इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की डेट में क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। यस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सुनने वाला टॉपिक है मेनली, और एक पॉइंट बस इसमें लिख लेना, आइसबर्ग A23A। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है A23A। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है A23A अभी न्यूज में था, किससे रिलेटेड है, तो ये आइसबर्ग है। ये आइसबर्ग 3672 स्क्वायर किलोमीटर का है, लगभग दिल्ली के साइज का या गोवा के साइज का भी कह सकते हो। और साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास पहुंच गया है। कहां पहुंच गया? साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास, एंटार्क्टिका में है। याद रखना, A23A आइसबर्ग एंटार्क्टिका के अंदर। A23A दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है जो साउथ जॉर्जिया आइलैंड से 70 किलोमीटर दूर फंसा है। ये 1986 में एंटार्क्टिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से अलग हुआ था, लेकिन 30 साल तक वेडल सी में अटका रहा। वेडल सी भी लिख लेना, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। वेडल सी। 2020 में ये इसके पिघलने की और ड्रिफ्ट होने की वजह से ये आगे बढ़ा और अब साउथ अटलांटिक ओशियन की तरफ बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में इस आइसबर्ग का 19 किलोमीटर हिस्सा जो है वो टूट गया। तो क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है? तो हाँ भाई, एंटार्क्टिक ग्लेशियर से आइसबर्ग का अलग होना, जिसको हम लोग कैल्विंग प्रोसेस बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लिख लो CALVING, कैल्विंग। CALVING, कैल्विंग। कैल्व जिसे बोलते हैं ना, पर कैल्व्ड, वैसे CALVING, कैल्विंग। कैल्विंग प्रोसेस, इसका मतलब ये, हालांकि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जनरल मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब होता है जब ग्लेशियर से कोई आइसबर्ग अलग होता है। तो एंटार्क्टिक ग्लेशियर से आइसबर्ग अलग होना यानी कि कैल्विंग प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रोसेस बहुत तेज हो गई है। तो इसका अब देखो यार, ये बहुत बड़ा है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग, हम इसको बोल रहे हैं दिल्ली या गोवा के साइज इतना बड़ा। तो ये वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के लिए भी खतरा है। अगर ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास फंस गया तो पेंगुइन, सील्स और मरीन फूड चेन को ये डिस्टर्ब करेगा। और अगर ये आइसबर्ग मेल्ट होने लगे तो सैलिनिटी और ओशियन करेंट्स पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और साउथ जॉर्जिया एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है पेंगुइन, सील्स और वेल्स के लिए। और अगर आइसबर्ग जो तट के पास आ गया, राइट, इसके जॉर्जिया के, तो ये फीडिंग रूट्स जो है वो ब्लॉक कर सकता है इन सब पेंगुइन्स का। पेंगुइन्स और सील को जो है वो ज्यादा दूर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो उनका सर्वाइवल रेट कम हो सकता है। और जब आइसबर्ग मेल्ट होगा तो हो सकता है कि इसमें से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जो एनवायरनमेंट को थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, बट एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। बस ये बस जितनी चीज मैंने आपको बताई उतनी ध्यान में रखो। ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट याद रखने की जो है आवश्यकता नहीं है, सर्वे वगैरह की। ये सिर्फ जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। पेंगुइन को, वेल्स को, है ना, इनको जो है वो नुकसान जो है वो पहुंच सकता है इससे। बाकी और कुछ नहीं था इस पे, इस टॉपिक के अंदर खास। बहुत सारे इसमें फैक्ट्स फिगर्स हैं, जैसे कि सन 2000 से की आइस शीट्स का 6000 बिलियन टन लूज हो चुका है। 2024 तक ग्लोबल टेम्परेचर पहली बार कंसिस्टेंटली 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जो आइस मेल्टिंग के लिए एक वार्निंग साइन है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई तो एंटार्क्टिक और भी तेजी से जो है पिघलेंगे, उसके ग्लेशियर्स वगैरह, है ना, और भी सी लेवल जो है वो इंक्रीज होने की संभावना हो सकती है। तो ये सब तो बहुत कॉमन चीजें जो आपको ऑलरेडी पता ही है। नासा, यूरोपियन यूनियन एजेंसी, ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे सैटेलाइट इमेजरी का यूज करके इन्हें ट्रैक किया जा रहा है। इंडिया भी एंटार्क्टिका में साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती के माध्यम से ट्रैकिंग बढ़ा सकती है। तो ये सब चीजें हैं।
तो इनको ट्रैक करना भी जरूरी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एंटार्क्टिका में आइसबर्ग किस प्रोसेस के माध्यम से अलग होते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन, सबडक्शन प्रोसेस, टेक्टोनिक एक्टिविटी, कैल्विंग प्रोसेस। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओ। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेंगे आपसे। मेन से पूछा जा सकता है कि भारत के एंटार्क्टिक रिसर्च के प्रयास और क्लाइमेट मॉनिटरिंग पे फोकस करते हुए लिखी है कुछ चीजें, जिसमें आप आइसबर्ग A23A का रीसेंट एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन की सर हम एग्जाम मतलब क्या कैसे करंट अफेयर्स को मेंस में यूज करें, तो बहुत एग्जांपल्स के थ्रू यूज कर सकते हो आप, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। ठीक है। कार्बन इंटेंसिटी, अब इसका मतलब है गाइस, पहली चीज तो सुन लो फिर इसका आंसर देने की कोशिश करना। इसका मतलब है किसी भी एक्टिविटी या इकोनॉमी के जीडीपी पर, जीडीपी का पर यूनिट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, समझ रहे हो आप? कार्बन इंटेंसिटी मतलब आप कमाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज की, उस पे एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, उस पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट हो रहा है, उस चीज को कैलकुलेट करना कार्बन इंटेंसिटी कहलाता है। कि जीडीपी के पर यूनिट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, समझ गए आप? इसका फॉर्मूला एक होता है, चाहो तो लिख सकते हो, CO2 एमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी। कार्बन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है CO2 एमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी, लिख लेना। अगर किसी देश या इंडस्ट्री की कार्बन इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। कम कार्बन इंटेंसिटी का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है। राइट, अब जैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जलती है तो कोयले बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की कार्बन इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करेगा। सोलार और विंड एनर्जी की कार्बन इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि ये क्लीन एनर्जी सोर्सेज है कि नहीं? ठीक है, आंकड़े वगैरह याद वैसे तो रखने की जो है आवश्यकता नहीं है। इंडिया का नेट जीरो का टारगेट आपको ऑलरेडी पता ही है, ग्लासगो समिट 2021 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में हमने कमिट किया था। 2030 तक भारत अपनी जीडीपी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस करेगा, 2005 के कंपैरिजन में, लिख लो। 2030 तक भारत अपनी जीडीपी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% रिड्यूस करेगा 2005 के कंपैरिजन में। तो कार्बन इंटेंसिटी क्लियर हो गया ना, इसमें कोई लोड तो नहीं है? ठीक है। बस और कुछ नहीं है, इस कार्बन इंटेंसिटी वाला टॉपिक इतना ही था बस, देख लेना ही है, ठीक है। आंसर्स आंसर करने की कोशिश करना। स्टारलिंक एंड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, तो स्टारलिंक जो है आप जानते ही हो यार, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत फेमस है ये, स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की है ना ये कंपनी। स्पेस एक्स ने इसको डेवलप किया, अप्रोक्सीमेटली 7,000 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स पर ऑपरेट करती हैं, हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ट्राई करना वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की। इंडिया ने अभी तक स्टारलिंक के कमर्शियल ऑपरेशंस अप्रूव जो है वो नहीं किए हैं, बट जल्दी हम अप्रूव कर देंगे। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड, हाँ, ये इंटरनेट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई करना इसका भी आंसर देने की। तो बस इतना ही था गाइस, ये ज्ञान सर है हमारे, और ज्ञान सर का पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नाम है कमलाक्ष झा। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।